ओके, सो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। विजुअल है सबको, सब कुछ सुनाई दे रहा है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जब भी हम कोई भी चार्ज को, सपोज ये हमारा कोई चार्ज है Q1 और यहां पर हमारा चार्ज है Q2, इनके बीच के कुछ सेपरेशन है, देयर इज सेपरेशन बिटवीन देम। ये है R। तुमको पता है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन होता है। अगर लाइक चार्जेस रहेंगे तो दोनों रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस रहेंगे दोनों अट्रैक्ट करेंगे। ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई हैं कूलम्ब्स लॉ में। अगर किसी को कुछ इश्यू हो तो तुम लोग व्हाट्सएप पर भी कर सकते हो। मतलब अगर पूरा प्लेटफॉर्म हम लोग ब्राउज नहीं कर पा रहे तो व्हाट्सएप पर कोई बात हो कि सर आवाज नहीं आ रही है मेरी, या फिर हम करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा, या कोई लॉगिन नहीं हो रहा, तो तुम लोग व्हाट्सएप पर भेज सकते हो। आज से हम लोग इसी पर ही क्लास करेंगे। अब बहुत हुआ अपना जूम पर क्लास। तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर मान लो दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है, तो हमने ग्रेविटेशन में भी देखा था कि दो मासेस हैं, दोनों के बीच में फोर्स लगता है। तो इस तरह से जब भी कोई एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स लगता है, जब भी एक मास दूसरे मास पर फोर्स लगा रहा है और उसके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, तब वहां पर बात आती है फील्ड की। इसका मतलब ये होता है, देखो कोई भी मास है या चार्ज है, उसके पास आंख तो है नहीं। सन के पास आई थोड़े ना है कि वो देखेगा कि अर्थ आ गया है तो उसके ऊपर फोर्स लगाना है। तो कोई भी मास के ऊपर आई नहीं होता, कोई भी चार्ज के ऊपर आई नहीं होता, तो वो कैसे उसको पता चले कि अब हमको फोर्स लगाना है? मान लो स्पेस में एक चार्ज है और दूसरा चार्ज है ही नहीं, ठीक है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन दूसरा चार्ज अगर हमने कहीं से लेके आए तो पहला चार्ज उसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो क्यों लगाएगा? आई मीन उसको कैसे पता चला कि ये दूसरा चार्ज आया भी है? इसलिए फील्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम कोई चार्ज को, सपोज एक सिंगल चार्ज है, यहां पर एक सिंगल चार्ज में बनाता हूं, ये कोई क्यू चार्ज है। जैसे ही हमने स्पेस में कोई क्यू चार्ज बनाया, ये अपने सराउंडिंग में, ये पूरे सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है। इनविजिबल, ऐसा नहीं है कि इसको हम देख पाएंगे, ये इनविजिबल होता है। और ये कहां तक? टिल इंफिनिटी। टिल इंफिनिटी, इंफिनिटी तक ये क्या करेगा? एक फील्ड क्रिएट कर देगा। और ये फील्ड जो क्रिएट होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट से होता है। फील्ड इज क्रिएटेड with speed of light। स्पीड ऑफ लाइट से हमारा फील्ड क्रिएट होता है। तो जैसे ही हम चार्ज को रखेंगे अपने सराउंडिंग में, ये एक फील्ड क्रिएट कर देगा। और अगर कोई चार्ज को हम इस फील्ड के अंदर रखते हैं तब वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मतलब पहले फील्ड आता है फिर फोर्स आता है। पहले हम लोग फोर्स को पढ़ते हैं, लेकिन आता पहले फील्ड है फिर फोर्स आता है। अब इस फील्ड को डिफाइन कैसे करें? तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डेफिनेशन है, एक है फिजिकल डेफिनेशन और एक है मैथमेटिकल डेफिनेशन, एनालिटिकल डेफिनेशन, कैलकुलेट कैसे करेंगे उसका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले हम लोग फिजिकल डेफिनेशन क्या है, पेन टैब से लिख रहे हैं तो आज थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the space surrounding any charge in which, if we place any other charge, it will
एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स। तो बेसिकली ये हमारा स्पेस है, जगह है जो उस चार्ज को सराउंड किए हुए, जिसके अंदर कोई भी हम दूसरे चार्ज को रखेंगे तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। थियोरेटिकली इट एक्सपैंड्स टिल इंफिनिटी, मतलब theoretically it lies till infinity, इंफिनिटी तक ये लाई कर रहा है। ये हुआ फिजिकल डेफिनेशन। कोई भी पॉजिटिव चार्ज हो नेगेटिव चार्ज हो उसके लिए हम फील्ड को इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब एनालिटिकल डेफिनेशन भी मेजर कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या उसको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, एनालिटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स। बेसिकली देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ई से डिनोट करते हैं। तो इसको डिफाइन करेंगे, बोलेंगे इट इज द फोर्स experienced by a unit positive charge placed at that point. इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो हमको किसी भी एक चार्ज, ये हमारा एक पॉइंट चार्ज है, या कोई भी किसी के कारण भी जब हमको फील्ड डिफाइन करना होता है, हम पॉइंट चार्ज के कारण पहले कर रहे हैं, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो यहाँ ये जो पॉइंट है, इससे एट ए डिस्टेंस आर, ये हमारा आर है, इस पॉइंट पर इस क्यू चार्ज के कारण, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम इसको पॉजिटिव ले सकते हो निगेटिव ले सकते हो, मैं पहले इसको पॉजिटिव ले रहा हूं। तो एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके कारण आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, अगर ये हमको डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम का चार्ज पॉजिटिव पुट कर देंगे, प्लस 1 कूलम, और वो फोर्स कैसा एक्सपीरियंस करेगा, तो डेफिनेटली दोनों सेम नेचर के हैं, तो रिपल्सिव फोर्स होगा अलोंग द लाइन यानी अवे, और जो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही ये फील्ड हो जाएगा इस पॉइंट का। इसका मतलब कि अगर हम फोर्स निकालना चाहें, फोर्स अगर निकालना चाहो तो फोर्स क्या होता है, अगर मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ये होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, के क्यू इंटू 1 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यही हमारा फील्ड हो जाएगा, फील्ड भी हो जाएगा हमारा सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा, अवे की तरफ। अगर मान लो यही हमारा निगेटिव चार्ज होता है, सपोज हम ये जो कैपिटल क्यू हमने लिया है ये हमारा निगेटिव होता है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज होता है, लेट्स अज्यूम दिस, और तब भी हम इससे आर डिस्टेंस पर एक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखो फील्ड निकालने के लिए हमको हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज ही लेना है, ये ध्यान रखना। हम कभी भी, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ये जो हम लोग ले रहे हैं ना, इस पर और भी बात करेंगे, इसको जनरली टेस्ट चार्ज बोला जाता है। तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये निगेटिव नहीं करेंगे इसको। पहला वाला चार्ज जिसके कारण फील्ड क्रिएट करना है वो तो हमारा पॉजिटिव हो निगेटिव हो, जिसके जिसके लिए डिफाइन करना है उसको ही लेंगे, लेकिन टेस्ट चार्ज जो हमारा होगा वो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमको पता है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कैसा लगेगा, इधर लगेगा,
टूवर्ड्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो तो यही होगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। मतलब मोर प्रिसाइजली अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। मैथमेटिकली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना चाहो तो E इज इक्वल टू F बाई क्यू नॉट। ये क्यू नॉट को भी कभी कभी टेस्ट चार्ज बोला जाता है, टेस्ट चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, जैसे कैपिटल क्यू है, तो हम क्या करेंगे, एक क्यू टेस्ट चार्ज लाएंगे, स्मॉल क्यू और क्यू नॉट टेस्ट चार्ज लाएंगे और वो पॉजिटिव होगा, और उस पर फोर्स निकाल के और क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स कितना होगा वो पता चल जाएगा। अभी क्यू नॉट का कॉन्सेप्ट क्यों आया, 1 कूलम्ब चार्ज क्यों नहीं आया, ये बताता हूँ। कभी कभी एक्सप्रेशन में तुम लोग देखेंगे बुक वगैरह में एक और टर्म यहाँ पर लिखा रहता है, लिमिट, लिमिट क्यू नॉट टेंस टू 0, ऐसा लिखा रहता है, क्यू नॉट टेंस टू 0। अब ये क्यों ऐसा किया गया, डायरेक्टली यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं बोल दिया गया, तो ये सब थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, कभी कभार इससे क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता, लेकिन ये समझने के लिए जरूरी है। देखो, जब भी कोई चार्ज को हम रखते हैं तो वो अपना सराउंडिंग में एक फील्ड क्रिएट करता है, ये हमने बता चुके। तो ये सिर्फ बड़े वाले चार्ज और कैपिटल क्यू के लिए ही सही है ऐसी बात नहीं है। हमने जो ये दूसरा चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज जिसको बोल रहे हैं, ये भी तो एक चार्ज ही है और ये भी तो अपना एक फील्ड क्रिएट करेगा ही। तो जब ये अपना फील्ड क्रिएट करेगा तो जो पहले से फील्ड उस बड़े वाले क्यू के कारण क्रिएट हुआ हुआ है उसको डिस्टॉर्ट करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा। जहां पर भी हम इसको रखेंगे उस पॉइंट पर जो फील्ड होगा वो अब दोनों के कारण होने लगेगा। तो जो हमको एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए वो दोनों का रिजल्टेंट मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम लोग उस टेस्ट चार्ज को इतना छोटा कर देते हैं, थियोरेटिकली इतना छोटा करते हैं कि वो एकदम ऑलमोस्ट 0 हो जाए। डिवाइड करेंगे क्यू नॉट से तो डेफिनेटली ये 1 कूलम्ब के ऊपर जितना फोर्स लगेगा उतने के ही बराबर होगा, लेकिन 1 कूलम्ब चार्ज इटसेल्फ इज अ वेरी बिग चार्ज। इसलिए हम लोग 1 कूलम्ब ना रख के हम लोग एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखते हैं, और वो टेस्ट चार्ज वैल्यू वाइज बहुत छोटा होता है और उसे डिवाइड कर देते हैं फोर्स निकाल के। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग ऐसे देख पढ़ तो रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो फोर्स निकाल के क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, लेकिन अब हम देखेंगे कि कायदे से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही निकालते हैं, और फोर्स निकालने के लिए इसी फॉर्मूले को अगर तुम एक्सपैंड करोगे तो फोर्स निकालने के लिए तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे क्यू नॉट इंटू ई। इसका मतलब कि अगर हमको किसी भी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर पता चल गई तो हम लोग डायरेक्टली वहां पर क्या कर सकते हैं, चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल जाएगा। अब जो पहला 2-3 क्लास हमने जो फोर्स निकालने का जितना भी क्वेश्चन किया था वो सारे क्वेश्चन ऑफ फील्ड निकालने रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। पहले तो बताइए कि जो अभी हमने इतनी सारी बातें बताई इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, एनीवन रेज योर हैंड्स, किसी को कंफ्यूजन है। और ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है बच्चे, मैं देखूंगा जैसे एक बच्ची है उसको कहीं जाना है तो क्लास ये सारी रिकॉर्ड हो रही है। अब हम लोग को ये देखना है कि ये रिकॉर्डिंग प्रॉपर है नहीं है। ये आज ही ये एक तरीके से ये डेमो लेक्चर भी मान लो, ये एक मेन लेक्चर ही मान लो, ये अपलोड होगा यूट्यूब पर, ये चैनल में भी शेयर होगा, जहां भी हम करेंगे वहां से तुम चैनल पर देख सकते हो, यूट्यूब देख सकते हो। अब से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब हम हमारी रेगुलर क्लासेस ऐसे ही होंगी और रिकॉर्ड भी होंगी, सब जैसे जैसे हमने कहा था वैसे वैसे होंगी। तो धीरे धीरे हम लोग को इसकी आदत डालनी है, क्योंकि जूम पर बार बार 40 मिनट में डिस्कनेक्ट होना, और जूम पर कुछ देर के लिए हम लोग बैठ सकते हैं लगातार, उसमें रिकॉर्डिंग वगैरह बहुत दिक्कत है, यहाँ पर वो सारी फैसिलिटी है।
तो ये हमारा मेन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना क्यों होता है, क्योंकि हम फोर्स जब भी निकालेंगे तो उसके लिए फील्ड का एक्सप्रेशन वाले बहुत जरूरी हो जाएगा। अब जैसे देखो, दो चीजें हमने देखी, पॉइंट चार्ज के कारण, एकदम ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण किसी भी पॉइंट पर, जैसे मान लो यहां पर फील्ड क्या होगा, तो यहां पर फील्ड अवे की तरफ होगा। क्यों? ये फील्ड का डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। फील्ड का डायरेक्शन कैसे समझेंगे? तो फील्ड का डायरेक्शन, एक मिनट, ये हमारा डिस्टेंस आर है और इस पॉइंट पर अपने को फील्ड निकालना है। तो यहां पर फील्ड कैसा होगा, ये डायरेक्शन बहुत जरूरी है समझना, अवे की तरफ होगा। तुमको हमेशा यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को ही रख के देखना है। मान लो तुमसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए भाई, इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो यहां पर अगर तुम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज या सिंपली एक पॉजिटिव चार्ज को पुट करो तो उस पर फोर्स कैसा लगेगा, तो अलोंग द लाइन यानी अवे की तरफ, मतलब ऐसा। यानी कि हम लमसम तरीके से चाहे तो बोल सकते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज के कारण, ये अगर हमारा एक पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से, ये जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कुछ इस तरीके से होता है। बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, उसमें भी ये बातें आएंगी कि किस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जिस्टेंस को दिखाते हैं। मैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डायरेक्शंस फिगर आउट कर रहा हूं। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई निगेटिव चार्ज है, ये हमारा एक निगेटिव चार्ज, अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अगर हम रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज अगर रखेंगे तो यहाँ ये अट्रैक्ट करेगा ना, इसके कारण ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात पूछा जाए तो ये अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर बात किया जाए तो ये अट्रैक्ट करेगा। मतलब ये हुआ कि निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन जो है वो उसी की तरफ है, और पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड का डायरेक्शन जो है उसे अवे की तरफ है। तो जब भी हमको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वगैरह में ये यूज करना पड़ेगा तो डायरेक्शन बहुत मैटर करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमको एक पॉइंट चार्ज के कारण ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दैट इज सिंपली के क्यू बाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो सिर्फ यही है, यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो चाहे वो निगेटिव चार्ज हो। लेकिन डायरेक्शन हमारा मैटर करता है कि डायरेक्शन क्या है उसका, जब हम सुपरपोजिशन यूज करेंगे, जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन यूज किया था। कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन बताया था ना हमने, कूलम्ब्स लॉ में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था ना। तो तुम लोग का आज रिप्लाई नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कि माइक काम कर रहा है कि नहीं। माइक हमने अलाउ किया है बच्चे, पता नहीं तुम लोग का माइक क्यों नहीं ऑन हो रहा। अच्छा ठीक है, मैं एक बार और समझ लूंगा इस प्रोसेस को। तो जैसा सुपरपोजिशन हमारा कुलम मतलब कुलम्ब्स लॉ के लिए वैलिड है, वैसा ही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वैलिड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या वर्क का होता है बताओ, देखो फिर से हम लोग लिखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। If you are dealing with more than one charges, then net field at any point will be the vector sum of fields created by
all individual charges. इंडिविजुअल चार्जेस के कारण जो भी फील्ड क्रिएट किया जाएगा सबका वेक्टर सम। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमको स्केलर सम नहीं लेना है, वेक्टर सम लेना है। ये बात हमेशा याद रखना कि फोर्स और फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण हमको हमेशा वेक्टर सम ही के बारे में ही सोचना है। ऐसा नहीं कि बस ऐड करना है तो सिंपली सबको उसका डायरेक्शन को काउंट किए बिना ऐड कर दिए। मैक्सिमम बच्चे स्टार्टिंग में यही करते हैं। जो भी क्वांटिटीज वेक्टर है उनको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो ये हमारा एक ट्रायंगल है, या फिर चलो कोई भी रैंडम फिगर पे ले लो, रेगुलर ज्योमेट्री नहीं लेते। जैसे मान लो ये हमारा ये Q1, ये Q2, ये Q3, ये Q4, इस तरह से ये 4 चार्जेस दिए हुए हैं और यहाँ पर इस पॉइंट पर हमको नेट फील्ड निकालना है। अब कोई पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे मान लो सबको नेचर ऑफ चार्ज भी मैं दे देता हूँ, थोड़ा सा सही रहेगा। ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। लेट्स अज्यूम दिस। तुमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको फील्ड निकालना है तो हम लोग यहाँ से इसको अलोंग द लाइन जॉइनिंग, अलोंग द लाइन जॉइनिंग यहाँ पर अवे की तरफ ये E1, जो भी वैल्यू होगा, जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो तो डिस्टेंस से पता चल जाएगा, चार्ज से पता चल जाएगा। उसी तरह से Q2 ये इसी की तरफ होगा, E2, Q3 ये भी निगेटिव है, E3, Q4 ये पॉजिटिव है अवे की तरफ। इस तरह से ये 4 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। अब इन चारों का रिजल्टेंट कैसे निकालना है, ये सिंपल एक वेक्टर का बात है, हम लोग इजीली इसको निकाल सकते हैं। नाउ द नेट फील्ड एट पॉइंट ओ, ये हमारा लेट से पॉइंट ओ है, ये हमारा, अगर इस पॉइंट को मैं ओ नाम दे दूं तो नेट फील्ड एट पॉइंट ओ विल बी इक्वल्स टू, तो ये हमारा हो जाएगा सिंपली E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन। ये हो जाएगा हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मेन फंडा। अब जो जो भी क्वेश्चन हमने किया है कूलम्ब्स लॉ में, तुम सारे क्वेश्चन को इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे। जैसे तुम लोग को याद हो, मैं कुछ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, जैसे कुछ क्वेश्चन याद होगा, अगर मान लो ए स्क्वायर के चारों कॉर्नर पर चार्ज थे, ये हमारा ऐसा एक सिस्टम था, साइड लेंथ थी हमारी लेट से ए, ये भी साइड लेंथ थी ए। अब मान लो किसी भी एक चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है, मान लो इसी पर निकालना है, ये वाला जो चार्ज, इसी के ऊपर नेट फोर्स निकालना है। इस चार्ज को हटा दो, हटाओ वहां से, और इसके बाद 3 चार्ज हैं हमारे, सब ने सेम नेचर के हैं, तो सबके कारण फील्ड कितना होगा उस पॉइंट पर, वो डायरेक्शन वाइज भी अगर हम लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हमारा, ये ऊपर वाला चार्ज इसके कारण फील्ड हो जाएगा इधर, ये नीचे वाला चार्ज इसके कारण फील्ड हो जाएगा इधर, ये दोनों बराबर होंगे। ये अगर ई होगा तो ये भी ई होगा, क्योंकि डिस्टेंस और नेचर दोनों बराबर है, चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर है। और ये तीसरा जो चार्ज है इसके कारण इधर ये हो जाएगा ई डैश। अब ये ई और ई का रिजल्टेंट √2 टाइम्स ई और ये ई डैश, तो नेट फील्ड कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा। मैग्नीट्यूड वाइज की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा √2 टाइम्स ई प्लस ई डैश। अब ये √2 टाइम्स ई क्या हो जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर, और ई डैश क्या हो गया, के क्यू डिवाइड बाई √2 टाइम्स ए का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर। ये फील्ड हुआ। अब उस पॉइंट पर जो चार्ज है उस पर फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा उस पर, वहां पर जो चार्ज है Q इंटू दिस होल थिंग। अब इसमें से जो कॉमन लेना है वो कॉमन भी ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है,
√2 टाइम्स KQ/A² प्लस KQ/2A², ये हो गया हमारा नेट फोर्स का एक्सप्रेशन। तो अगर फील्ड पता हो तो फोर्स निकालना बहुत ही आसान है। इसीलिए मैक्सिमम केसेस में हम लोग फील्ड निकालते हैं। और इसको अगर थोड़ा रियल लाइफ से रिलेट करना हो तो मान लो तुम मार्केट जाते हो और बुक स्टेशनरी शॉप पर जाते हो और कहते हो कि एक पेन लेनी है, तो कहेगा 7 पेन का दाम 105 रुपया है। ये सुनना ज्यादा अच्छा है कि एक पेन का दाम 15 रुपया है, ये अच्छा है। हमेशा हम लोग यूनिट चीज का प्राइस, यूनिट चीज का कॉस्ट, यूनिट चीज में इंटरेस्टेड होते हैं। क्योंकि अगर हमको 10 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो पहले हम लोग फोर्स निकालते थे वो एक बार 10 कूलम चार्ज पर निकाल रहे हैं, 5 कूलम चार्ज पर निकाल रहे हैं, रैंडमली किसी भी चार्ज पर निकाल रहे हैं, वो हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन फील्ड जो है वो हम यूनिट चार्ज पर निकालते हैं, सॉरी यूनिट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स है उसके लिए निकालते हैं। तो अगर हमको यूनिट चार्ज के लिए पता चल गया तो वहां पर चाहे 10 कूलम हो चाहे 15 कूलम हो, हम इजीली उसको 10-15 से मल्टीप्लाई करके नेट फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। तो एक तरीके से ये हमारे लिए ज्यादा सहूलियत का काम किया, ये ज्यादा हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। क्योंकि अगर फील्ड निकल गया तो चाहे वहां पर कोई भी फोर्स रख दो, हम हर फोर्स के लिए, हर कोई भी चार्ज रख दो सॉरी, हम हर चार्ज के लिए फोर्स का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। लेकिन फोर्स अगर पता हो और फिर अगर हमने वहां पर कोई दूसरा चार्ज रख दिया उसको हटा के, अब पूछेंगे अब कितना फोर्स लगेगा, तो फिर से सारा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने में फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हर बार हम कोशिश करते हैं कि हमारा फील्ड कैलकुलेशन हो, हमारा फोर्स कैलकुलेशन उसके बाद हो। अब पॉइंट चार्जेस के कारण तो हमने फील्ड कैलकुलेट कर लिया, कितना होता है KQ/R², डायरेक्शन क्या होता है ये भी कैलकुलेट कर लिया। अब जैसे तुम लोग याद करो कि 2 चार्ज वाला केस जिसमें एक थर्ड चार्ज को कहाँ रखें ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। अब इस बात को वापस हम रियलाइज करें कि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो नेट फोर्स 0 होने के लिए नेट फील्ड को 0 होना चाहिए। अब नेट फील्ड 0 कहाँ होगा, जैसे देखो ये हमारा वो सारे क्वेश्चन अब फिर से रिपीट होने वाले हैं जिसको हमने डिस्कस किया था पहले। जैसे मान लो यहाँ पर एक क्यू चार्ज और यहाँ पर एक 4Q चार्ज है। मैं जानबूझ के चार्जेस को अलग अलग ले रहा हूँ, अगर दोनों को बराबर लेते तो मिडिल पॉइंट हो जाता, मजा नहीं आता। और इनके बीच कुछ भी सेपरेशन है, लेट्स अज्यूम दिस। अब पॉइंट क्वेश्चन था कि कहां पर एक थर्ड चार्ज को रखा जाए। जैसे यहां पर एक थर्ड चार्ज को रखा जाए, उसका नेचर मैटर नहीं करता, ये प्लस भी हो सकता है ये माइनस भी हो सकता है। तो नेट फोर्स इस पर 0। तो नेट फोर्स 0 होने के लिए इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर फील्ड 0 करना पड़ेगा, 0 करना। अब ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण फील्ड जो होगा वो अवे की तरफ होगा। ये 4Q ये भी एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण फील्ड अवे की तरफ होगा। अब ये दोनों के फील्ड को इक्वेट कर दिया जाए, दैट मीन्स कि KQ बाई ये डिस्टेंस अगर मान लो x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा d-x, और ये टोटल डिस्टेंस, टोटल सेपरेशन हमारा d। तो KQ/x² इज इक्वल टू K टाइम्स 4Q बाई d-x²। तो तुम देखोगे ये वही कैलकुलेशन आ गया जो पहले वहां पर हुआ पड़ा था। इसमें हमने फोर्स निकालने के लिए Q मल्टीप्लाई किया था, दोनों तरफ Q कैंसिल आउट हो गया था। तो काम हम लोग वहां पर भी ऑटोमेटिकली यही काम कर रहे थे। सिमिलरली अगर ये दोनों सेम नेचर के नहीं हो, अपोजिट नेचर के हो, तब क्या होगा। तो अपोजिट नेचर में जैसे मान लो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया जाए कि एक हमारा चार्ज है Q और ये पॉजिटिव है, और ये दूसरा चार्ज है -4Q, ये नेगेटिव क्लियर दिख रहा है। अब कहां पर हम फील्ड को 0 होगा या नहीं होगा, कहीं पर फील्ड 0 होगा या नहीं होगा, तो तुमको याद होगा कि हमने एक ही केस ऐसा बताया था जहां पर नेट फोर्स 0 कभी नहीं हो सकता। और वो कौन सा केस था, वो केस था कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। अगर ऐसा केस हो गया, अगर ये सिचुएशन बन गई कि दो चार्ज है
और दो कुछ सेपरेशन पर रखे हुए इक्वल एंड अपोजिट, तो ऐसा कोई जगह नहीं है, कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस, लिख लो यहां पर, देयर इज नो प्लेस इन इंटायर स्पेस वेयर E will be zero। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी जीरो हो ही नहीं सकता, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो नहीं होगा तो फोर्स जीरो कैसे होगा? इसलिए तुम चाहे कहीं पर भी तीसरे चार्ज को रखो, उसके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए कहीं भी फोर्स जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर अपोजिट नेचर के रहे और अनइक्वल हुए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं हुआ, तब हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। जैसे अभी हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है, इफ यू सी, ये डायग्राम हम लोग देखें तो ये हमारा लाइन ज्वाइनिंग है। हमने कहा था कि जो छोटा वाला चार्ज है उसके पास, मतलब कहीं यहां पर ये जो पॉइंट, ये पॉइंट हमारा पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर हमारा फील्ड जीरो हो सकता है। कैसे? तो देख लो, पॉजिटिव चार्ज के कारण हो जाएगा इधर, और निगेटिव चार्ज के कारण हो जाएगा इधर। और नेगेटिव चार्ज बड़ा है लेकिन उसको दूर कर दिया हमने ताकि उसके कारण फील्ड कम हो जाए, और नेगेटिव चार्ज छोटा था, सॉरी पॉजिटिव चार्ज छोटा था लेकिन उसके कारण नजदीक कर दिया ताकि उसके कारण फोर्स ओवर कम कर दे। तो इसके लेफ्ट में एक पॉइंट मिल सकता है जहां पर फील्ड जीरो। आई बात समझ में? यहां तक सारे चीजें क्लियर हैं? माधव, पार तुम्हारा माइक का तो अलाउ किया हमने, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कुछ भी। ओके, एक्चुअली हो सकता है कि तुम लोग भी थोड़े नए नए हो यहाँ पर, ज़्यादा ऑप्शन समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक दो क्लासेस होंगी ना तो थोड़ा और अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। जब तक टू वे कम्युनिकेशन नहीं होता तो क्लास एकदम मोनोटोनस हो जाती है। एनीवे, सो लेट्स सी दिस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमको मतलब ग्राफ भी पूछा जाता है, ग्राफ कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर का ग्राफ। जैसे मान लो ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वर्सेस आर का ग्राफ, और ये ग्राफ लंबा चलेगा। अभी मैं पॉइंट चार्जेस के लिए कर रहा हूं तो पॉइंट चार्जेस के लिए ही देखो ध्यान से। मान लो ये एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, और इससे आर डिस्टेंस पर जो फील्ड का एक्सप्रेशन होता है वो अवे की तरफ होता है, और इसका वैल्यू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि अच्छा ई वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, ये हमारा ई हो गया और ये हमारा आर हो गया, ग्राफ कैसा होगा? तो सबसे पहले तो इसमें यही कंफ्यूजन होता है कि सर आर जब जीरो कर देंगे तो क्या होगा? आर जीरो करने का मतलब कि चार्ज के पास चले आए, और चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड ही नहीं है, मतलब आर को जीरो कर दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो किसी भी चार्ज के पास जब जाएंगे तो हमारा जो ग्राफ है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें आर जो है रेडियल वेक्टर वो अवे की तरफ होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के डायरेक्शन में, इसलिए ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा होगा।
जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कमता चला जाएगा और ये फाइनली एसिम्प्टोटिकली मीट कर जाएगा आर लाइन से। और अगर यही निगेटिव चार्ज होता, अगर यही निगेटिव चार्ज होता, और इसके लिए भी हम लोग वही आर डिस्टेंस पर फील्ड की बात करते, तो ये फील्ड होता ऐसा, रेडियल वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ का नेचर में कोई चेंजेस नहीं होगा, ग्राफ वही सही रहेगा, लेकिन ये कुछ हो जाएगा ऐसा, जीरो पर इन्फिनिटी। याद रखना ये बात बहुत जरूरी है कि जीरो पर ये इन्फिनिटी हो जाता है। किसी भी चार्ज के पास आएंगे तो चार्ज हमारा, फील्ड हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा। तो सिंगल चार्ज के कारण तो हमको चीजें समझ आ रही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का जो ग्राफ होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के जैसा ही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप ही होता है। लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप हो रहा है वह एकदम एग्जैक्टली वैसा ही होगा। हम देखो जब दो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना तब हमको कंपैरेटिव स्टडी पता होनी चाहिए, लेकिन हम सिंगल ग्राफ अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम तुम बस कर्व ड्रॉ कर दो, अगला समझ जाएगा कि तुमने वही ग्राफ ड्रॉ किया है। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ये तीनों ग्राफ अगर एक एक ही कोऑर्डिनेट पर ड्रॉ करने पड़ गए तब हमको केयरफुल रहना है, किसको ऊपर रखना है किसको नीचे रखना है। लेकिन अगर सिंगल ग्राफ ड्रॉ करना है तो चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब हो, सबका ग्राफ देखने में कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, इंडिविजुअली सब लगभग सेम ही जैसे दिखते हैं। तो अब मान लो ये एक पॉइंट चार्ज के कारण तो हो गया, अब दो पॉइंट चार्जेस के कारण कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये तुम लोग ड्रॉ करो, हमारे पास एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 4Q, उनके बीच का सेपरेशन है लेट्स अज्यूम दिस इज D, ठीक है। और अगर तुम ये ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मान के चलना कि ये जो Q चार्ज है इट इज एट ओरिजिन, दिस Q चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, और ये जो 4Q चार्ज है ये हमारा एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, डी डिस्टेंस पर। मतलब अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दूं, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो कायदे से ऐसा मान के चलना कि एक चार्ज यहाँ पर है और एक चार्ज यहाँ पर है, ये हमारा D,0 पॉइंट है, D,0, और ये 0,0। तो हमको सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एक्स के लिए या फिर सिर्फ बीच के लिए ड्रॉ करना पड़ता है, हमको दोनों साइड के लिए ड्रॉ करना पड़ता है, मतलब इंटायर एक्स के लिए, एक्स से पॉजिटिव से निगेटिव सबके लिए हमको ई का वैल्यू निकालना है। चलो देखो तो, ड्रॉ द ग्राफ। ई वर्सेस एक्स, एक्स एक्सिस और एक्स डिस्टेंस ई, इसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ कीजिए, और जिनका हो जाएगा वो लोग हैंड रेज करेंगे, और बहुत केयरफुल होकर ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्सप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक्सप्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा अंडरस्टैंडिंग है। तुम इक्वेशन बना बना के और ग्राफ सोचोगे कि कैसे ड्रॉ करना है, तब हालत खराब हो जाएगा। एक्सप्रेशन से ज्यादा समझ चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होना कि स्ट्रेट लाइन नहीं होना, बढ़ना घटना, कहाँ जीरो होना, ये मैटर ज्यादा करेगा। मैं क्वेश्चन जब शेयर करूंगा तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो उसमें इक्वेशन बनाने से वो ग्राफ पता चलेगा ऐसा बात नहीं है, उसके लिए अपने को अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। चलिए जल्दी बनाइए।
हो गया? जिनका जिनका हो गया वो लोग हैंड रेस कर सकते हैं। हैंड रेस तो समझ में आ रहा है हमको। अब जाके सारे बच्चे आए हैं क्लास में। कौन सबसे लेट आया है और ये आज हम देखेंगे, और क्यों लेट आया है ये भी पता करेंगे हम। बताओ, 8 बजे का क्लास थी और अब जाके मुझे टोटल 21 बच्चे दिख रहे हैं। ये अलग अलग व्यू है। चलिए, किसी का हुआ हो तो हैंड रेस करके बता सकते हो कि सर मेरा हो गया। ओके, किसने हैंड रेस किया बाय द वे? ब्रज, गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, एक एक्सप्लेन करने से शायद बात बने। तो देखो यहाँ पर, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ड्रॉ द ग्राफ। ये क्वेश्चन आपको ग्राफ ड्रॉ करके दे दिया जाएगा और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना रहेगा कि कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है। ये बात रहेगा। ग्राफ ड्रॉ करने का ऐसा बहुत क्वेश्चन ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया ना। तो पहले से तुमको ग्राफ दिया जाएगा और तब हमको उसके अकॉर्डिंग देखना है कि कौन सा ग्राफ सही है। तो मैं तुमको तरीका बताता हूँ, तरीका ही समझना है बहुत ज्यादा स्टार्टिंग, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चों को इसमें तकलीफ जाती है। मैं बता दे रहा हूँ, पहले ही मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ। मेरे को मधुरा को कम से कम 4 बार ये कॉन्सेप्ट समझाना पड़ा था, और अपने बैच की वो सबसे शानदार बच्ची थी, इसलिए ध्यान से सुनना। ये एक्स एक्सिस है, हमको दोनों तरफ बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। और हमारे पास दो चार्जेस हैं, हमने दो चार्जेस यहाँ पर रख दिए। एक ये क्यू चार्ज है और दूसरा ये 4Q चार्ज है। अगर हम चाहें तो किस पॉइंट पर फील्ड जीरो होगा वो निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ में एक एक पिन पॉइंट करके दिखाना ये जरूरी नहीं होता। तुम क्या करो, सबसे पहले इन दोनों क्यू के ऊपर एक एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। ये ग्राफ का पार्ट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर रेफरेंस। ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है। ऐसे हम एक लाइन डॉटेड वे में ड्रॉ कर देते हैं। फाइनल एग्जाम में ऐसा लाइन ड्रॉ करना, तुमको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना रहेगा, तुमको तो सिर्फ सेलेक्ट करना है। मैं तो तुमको ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, तो सोचो सेलेक्ट करना तो और भी आसान हो जाएगा। अब याद रखना कि किसी भी चार्ज के पास, या तो वो क्यू के पास जाए या 4Q के पास जाए, फील्ड हमारा इनफाइनाइट होता है। याद रखना इस बात को। और दूसरा चार्ज के कारण फील्ड कैसा होगा वो मैटर नहीं करता, वो चार्ज कैसा है, वो चार्ज जैसा होगा उसके कारण जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही ओवर पावर करेगा। बोलने का मतलब है, कैपिटल क्यू के पास कैपिटल क्यू के कारण ही जो फील्ड होगा वही ओवर पावर करेगा। 4Q चाहे जितना भी बड़ा चार्ज हो, हम अगर डिस्टेंस को जीरो कर दिए क्यू के लिए, तो 4Q के कारण फील्ड का कोई मतलब नहीं बनता। और इस क्यू के कारण, जैसे मैं यहाँ पर एक और चार्ज वाला जगह बना दे रहा हूं ताकि यहां से भी थोड़ा सा हिंट ले सकूं। ये 4Q ऐसे ले लो। तो इस क्यू के लेफ्ट राइट साइड में फील्ड क्यू के कारण कैसा है, ऐसा। और इसके लेफ्ट में फील्ड कैसा है, ऐसा। जनरली राइट साइड के फील्ड को पॉजिटिव ऊपर की तरफ दिखाया जाता है और लेफ्ट साइड के फील्ड को निगेटिव नीचे की तरफ दिखाया जाता है। जो फील्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मीन्स कि वो नीचे ही दिखाया जाएगा, एक्स एक्सिस के बिलो निगेटिव फील्ड कहा जाएगा उसको। और जो पॉजिटिव साइड में है उसको पॉजिटिव दिखाया जाएगा। सिमिलरली 4Q के कारण भी अगर देखा जाए तो 4Q के लेफ्ट में फील्ड कैसा है, इधर, और राइट में कैसा है, इधर। तो जिधर पॉजिटिव वाला साइड है वो पॉजिटिव, जिधर निगेटिव है उधर निगेटिव।
चलिए, अब हम आते हैं ग्राफ पर। ध्यान से देखना ग्राफ को। क्यू के हम पहले इन बिटवीन ये जो कैपिटल क्यू है और ये जो 4Q है, इसके बीच का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। 3 रीजन है। कौन कौन से? एक रीजन ये है, एक रीजन ये है, और एक रीजन ये है। ये 3 रीजन के ग्राफ हमको सही सही समझने हैं। ऐसा नहीं कि हम एक ही तरीके से तीनों ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। बहुत ही केयरफुल होके इस चीज को समझना, फुल कंसंट्रेशन। सबसे पहले मैं बीच वाले रीजन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। सबसे पहले जब तुम उस पॉइंट को तुम देख रहे हो कि 2 पॉइंट मतलब बीच वाले में, तो देखना है कि क्या इसमें ऐसा कोई जगह है जहां पर फील्ड जीरो हो सकता है। तो हमको पता है कि Q और 4Q दोनों सेम नेचर के हैं। ये सेम नेचर के, अपोजिट नेचर के, इक्वल, अनइक्वल, ये सारे केसेस बनते हैं ग्राफ में। और मैं सारे केसेस नहीं डिस्कस करने वाला हूं, तो फिर 4 दिन तो मेरा इसी में चला जाएगा। मैं एक केस को पूरे मतलब एग्जॉस्टिव तरीके से डिस्कस कर रहा हूं, ताकि तुम उसको अच्छे से समझो, सुनो, और फिर कोई भी केस हो तो उस पर तुम्हारा दिमाग चले। ना कि हर केस को सर इसमें क्या होगा आप ही बता दीजिए, इसमें क्या होगा आप ही बता दीजिए। नहीं, ये नॉनसेंस बात है। Q और 4Q के बीच का जो जगह है, क्या उसमें फील्ड जीरो होता है? यस, हमको पता है। और जो जहां पर फील्ड जीरो होता है ना, उसको कभी कभी न्यूट्रल पॉइंट भी बोला जाता है। नल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट, ऐसा वर्ड यूज करते हैं। खैर, मुझे वो सब वर्ड अभी नहीं यूज करना। एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर फील्ड जीरो है। वो पॉइंट सपोज यहां पर है। कितने डिस्टेंस पर है? जैसे मान लो इसको ओरिजिन रखा, ये डिस्टेंस भी अगर पता चल गया, d/3 या 2d/3 जो भी, तो हम लोग वो डिस्टेंस को भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेकिन नहीं पता है, मान लो सिर्फ पता है कि कहीं पर फील्ड जीरो होता है, वो भी चलेगा कि ये पॉइंट हमने बना दिया जहां पर फील्ड जीरो है। अब इस पॉइंट पर ग्राफ जो है वो एक्सिस को कट करना चाहिए, टच करना चाहिए, ये जरूरी है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जीरो होना ग्राफ में इस बात को श्योर करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा उस पॉइंट पर। अब इस पॉइंट के लेफ्ट जाएंगे, इस पॉइंट के राइट जाएंगे। तो इस पॉइंट के लेफ्ट में हमको पता है कि कैपिटल क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता बढ़ता चला जाएगा, और 4Q के कारण घटता घटता चला जाएगा। और जब हम क्यू के बिल्कुल पास आ जाएंगे, कैपिटल क्यू के, तो फील्ड इन्फिनिटी होता है। मतलब ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो ऐसा कुछ आएगा। और जब हम 4Q की तरफ चलते जाएंगे, अब इस पॉइंट को क्रॉस करेंगे, तो 4Q के कारण फील्ड बढ़ेगा। और 4Q के कारण फील्ड कैसा बढ़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, निगेटिव। इसलिए अब ग्राफ नीचे जाएगा। और जब हम 4Q के बिल्कुल पास आ जाएंगे, तो ग्राफ यहां पर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ये हो गया बीच का ग्राफ। क्या ये समझ आया? फिर से, कोई भी चार्ज के पास फील्ड इन्फिनिटी होता है, ये पहले बताया जा चुका है। यहीं पर ये चीज बताई जा चुकी है। अगर फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो तो ऊपर की तरफ, ये भी बताया जा चुका है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में ये जो डायग्राम हमने बनाया, ये जो डायग्राम, ये जो पूरा डायग्राम है, अगर तुम इसको ध्यान से नहीं समझोगे, देखोगे, तो ये ग्राफ कभी नहीं समझ नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर जीरो हो रहा है, वहां पर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए। एकदम से ये बात दिमाग में बैठा लो। यही होता है जीरो का मतलब। उसके लेफ्ट साइड में, यानी कि ये वाला रीजन, इस रीजन में कैपिटल क्यू के कारण फील्ड ज्यादा होगा, और इस रीजन में 4Q के कारण फील्ड ज्यादा होगा। तो जब कैपिटल क्यू के कारण फील्ड ज्यादा होगा और ये फील्ड पॉजिटिव साइड में है, इसलिए ग्राफ ऊपर जाएगा। और जैसे जैसे क्यू के पास आएंगे, फील्ड इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। और इस पॉइंट के राइट में, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, उस पॉइंट के राइट में अगर हम बात करें, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 4Q के कारण ज्यादा होगा, और 4Q के कारण फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में है। इसलिए ग्राफ नीचे की तरफ गया। और निगेटिव नीचे की तरफ कहां तक जाएगा? तो जैसे जैसे हम 4Q के पास आएंगे, ये फील्ड इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये ग्राफ इन्फिनिटी चला गया। अब बात आती है वन साइड की और थ्री साइड की। पहले हम लोग बात करेंगे वन साइड की। वन साइड मतलब क्यू के जस्ट लेफ्ट में।
क्यू के जस्ट लेफ्ट में बात करें तो फील्ड निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, निगेटिव डायरेक्शन में हो गया, यानी कि ये जो ग्राफ है वो निगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, निगेटिव इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, और ये फाइनली जीरो की तरफ टेंड्स करेगा। ये जो लाइन है हमारी, इसको टच करने की कोशिश करेगा। उसी तरह से ये राइट साइड वाला जो ग्राफ है, क्योंकि क्यू के 4Q के जस्ट राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, तो ये ग्राफ ऐसा हो, दिस वुड बी द ग्राफ। फाइनली तो सब जीरो लाइन को ही टच करेंगे, लेकिन ऐसा भी केस बनता है कि उस रीजन में भी फील्ड जीरो हो जाएगा। एक दो केस हम और लेंगे, अभी कुछ ऐसा हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन मैंने बनाया था Q4Q का, कुछ ऐसा है। और मान लो तुमको पता है, तुम इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट मेंशन कर सकते हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेंशन कर लो। ये अगर ओरिजिन है 0,0, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि ये बात लगभग सब बच्चों को समझ में आ गई होगी, आ गई है। ये माइक तुम लोग का ऑन नहीं हो रहा है, तो ये मेरे को मजा नहीं आ रहा। अब ऐसा लग रहा है मोनोटोनसली पढ़ाए जा रहे हैं। माइक तुम लोग का ऑन ही नहीं हो रहा है क्या? चैट में क्यों नहीं बता रहे? चैट में तो श्रद्धा, माइक ऑन नहीं हो रहा क्या? एक बार कोशिश करो। ज्वाइन करते समय तुम लोग को बार बार बोला है कि माइक और वो कैमरा, ये दोनों वो कॉन्फ़िगर करते हैं। अब तुम उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट करने के चक्कर में अगर तुम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं कराया होगा तो माइक काम करेगा कैसे? ये पहले दिन भी बताया गया था ये बात। ज्वाइन करते समय ही एक विंडो आता है जिसमें आपका माइक और आपका ऑडियो ये सब वो कॉन्फ़िगर करता है। ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपका उसी समय कॉन्फ़िगर करता है कि जो जो चीजें हैं। अब उस समय तुम लोग जल्दीबाजी करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर माइक काम ही नहीं करेगा। जिन लोगों को समझ में आ गया हैंड रेज कीजिए। अब हैंड रेज का ही ऑप्शन मेरा लास्ट ऑप्शन है। ओके, गुड गुड गुड। श्रेजल, अनुश्री, माधव, गुड गुड गुड। चलिए, देखो ये कॉन्सेप्ट को एक और क्वेश्चन में मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कितने बच्चे इसको बहुत अच्छे से समझे हो। चलिए, एक और क्वेश्चन, और मैं नहीं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, सही बता रहा हूं मैं। एक चार्ज है Q और दूसरा चार्ज है 4Q विथ अ माइनस साइन। अब एक बार में जो भी इस पूरे ग्राफ को ड्रॉ कर देगा, ये पूरा एक्स एक्सिस है। हाँ, ये काम नहीं कर रहा, मस्त। हैंड से ही सबसे अच्छा। ये वो लाइन है जिस पर अपने को एक दूसरा चार्ज भी वही बन लो। चलो यहां बना दिया -4Q। अब तीन रीजन है, फिर से मैं बता रहा हूं, 1, 2 एंड 3। मैं तुम लोग की कॉपी तो देख नहीं पाऊंगा, और चाहूँ तो स्क्रीन अलाउ करके तुम लोग को भी बोल सकता हूँ, लेकिन वही है, तुम लोग के पास भी पता नहीं वो डिवाइस होगा या नहीं, इसलिए डायग्राम ड्रॉ कर लो। एक बार हैंड रेस करके बता दो कि सर मेरा हो गया, फिर हम अब खुद ही ड्रॉ करेंगे और तुमको चेक करके बताना है कि किसका किसका सही हुआ है। जिनका हो जाए वो एक बार हैंड रेस कर देंगे।
और टेंशन मत लेना, जो भी हिरल अगर जाना हो तो आप जा सकते हो। ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है बच्चे, आप बाकी की चीजें रिकॉर्डिंग में देख सकते हो। और ये अब एक अच्छा बात इसलिए हो गया क्योंकि टाइमिंग का बहुत बड़ा इशू था कि टाइमिंग बच्चों का क्लैश हो जाता था। अब मान लो कभी ऐसा हुआ भी, मैं तो कोशिश करूंगा कि रेगुलर बेसिस पर ऐसी टाइमिंग ना हो, लेकिन मान लो कि कभी कुछ ऐसा टाइम का इश्यू हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, दैट द क्लास इज टोटली अवेलेबल। आप यू कैन सी दिस, पीडीएफ भी अवेलेबल रहेगा, वो भी ले सकते हो। चलिए, नचिकेत ने हैंड रेज किया है, मतलब उसने कंप्लीट कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड। और भी बच्चों के हैंड रेज चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि 11 से 12 में कुछ बच्चों में फर्क तो आ रहा है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे अभी वही पुराने डरे पर ही काम कर रहे हैं। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है ये। 11th वाला हमको एटीट्यूड नहीं चाहिए, हमको उसमें कोई बदलाव दिखना चाहिए, नहीं तो हम सीधे सीधे इस बार पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे। 26 तारीख को उन बच्चों के पेरेंट्स से कंप्लेन करना पड़ेगा। ओके, पेरेंट्स से हम बात करते हैं। पेरेंट्स का कितना फेथ है, कहते हैं सर आप पढ़ाएंगे तो मेरे बच्चे का हो जाएगा। अरे मेरे पढ़ाने से बच्चे का कैसे हो जाएगा जब बच्चा खुद ही नहीं मेहनत करेगा? ये बात तो समझनी पड़ेगी ना। अब हम पूरी कोशिश करें कि तुम लोग मेहनत करो और तुम लोग करो ही ना, तो रिजल्ट कैसे होगा? हम चाहते हैं इस बैच के सारे बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे अच्छे रैंक से जाए, लेकिन तुम ही नहीं चाहते कि मेरा हो सिलेक्शन हो, तो हम कैसे क्या कर पाएंगे? इसलिए मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, चाहे कोई पढ़ा दे। और जब बच्चा मेहनत करता है तो उसकी मेहनत दिखती है, ऐसा नहीं है कि उसकी मेहनत बताएगा तभी पता चलेगी, वो दिखती है। जब बच्चे मेहनत करने लगते हैं तो पेरेंट्स को दिखने लगता है, टीचर को दिखने लगता है कि हाँ ये बच्चा अब काम करना शुरू कर दिया, ही इज नाउ सीरियस। लेकिन ऐसे कुछ बच्चे हैं, अभी भी बहुत सारे बच्चे अपने पुराने तरीके से ही काम कर रहे हैं। कोई उनमें क्लास चेंज होने का, 12 में आने का कोई मतलब अंतर नहीं दिख रहा है हमको, जो सही नहीं है। जो बच्चे पहले से काम कर रहे थे दैट इज वेरी गुड, लेकिन जो लोग का मार्क्स कम था उनसे उम्मीद है कि वो जल्दी जल्दी अपने मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए जी जान लगाए। और ये बात बार बार नहीं बताई जाएगी। देखिए, जिन बच्चों ने किया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ, आई मीन दिस इज नॉट इजी। मैं पहले बता दूं कि ये ड्रॉ करना इजी नहीं है। अगर ग्राफ दे दिया जाए तो उसको सिलेक्ट करना फिर भी थोड़ा आसान है, लेकिन ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल जाता है। बट फिर भी क्योंकि जितना हमने टाइम इस पर दिया है, इतना टाइम के बाद हमको समझ में तो जरूर आए। मैं इस चार्ज को यहाँ बना देता हूँ, एक बार देखो, क्योंकि हमको एक रफ जगह पर ये चीज होना, ये नहीं होगा तो हम फिर ग्राफ वाले जगह पर ज्यादा अच्छा सोच नहीं पाएंगे। तो पहले एक रफ जगह पर बना लो, और कोई भी चार्ज के लेफ्ट एंड राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना लो। जैसे इसके लेफ्ट में, सॉरी कैपिटल क्यू के राइट में फील्ड ऐसा और लेफ्ट में ऐसा। जब तुम किसी भी चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम बना रहे हो तो दूसरे चार्ज को भूल जाना है, क्योंकि वो चार्ज चाहे कितना भी बड़ा हो वो दूर है, और जो चार्ज नजदीक है वही ओवर पावर करेगा। और ये जो -4 क्यू है, इसके लेफ्ट में फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा, और राइट में फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा। तो तुम देख सकते हो कि निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज के कारण फील्ड हमारा उसी की तरफ होता है। ये बात को ध्यान रखना पड़ेगा। अब ये दोनों उसके पहले पॉजिटिव थे, इसके पहले दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए दोनों के लिए फील्ड का डायरेक्शन लगभग सिमिलर था। लेकिन यहाँ पर वो बात नहीं है, यहाँ पर एक चार्ज निगेटिव हो गया, तो निगेटिव हो गया तो निगेटिव चार्ज के कारण जैसा फील्ड का डायरेक्शन रहता है वैसे ही दिखाना पड़ेगा। अब चलिए आते हैं, ये जो सबसे पहले बीच वाली जगह मैंने कहा था कि रेफरेंस लाइन पहले ड्रॉ कर लेना होता है। जब तक तुम रेफरेंस लाइन ड्रॉ नहीं करोगे तुम्हारा ग्राफ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं बन पाएगा। तो एक रेफरेंस लाइन ऐसा ड्रॉ कर लिया, जहां जहां चार्ज है वहां वहां ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ये तो कैपिटल क्यू के पास फील्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, ये तो पहले से ही तय है, क्योंकि फील्ड पॉजिटिव डायरेक्शन में है।
और चार्ज के पास ये इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए इन्फिनिटी से शुरू होगा। लेकिन पिछली बार में क्या हुआ था कि क्या ये एक्स एक्सिस को कट करके नीचे जाके ऐसा कुछ होएगा क्या इस बार? नहीं, ऐसा इस बार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम देखो यहां पर ये जो रीजन है, ये जो रीजन है, इसमें कहीं भी फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इसमें कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर फील्ड जीरो हो। कायदे से फील्ड यहां जीरो होता है, यहां जीरो होता है फील्ड, यहां पर फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि छोटे वाले चार्ज के पास और उसके बाहर आउटसाइड पॉइंट पर फील्ड जीरो होता है। फोर्स में ये सारा काम हमने किया हुआ है, तुमको अगर ध्यान में हो तुम देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि बीच में कहीं फोर्स जीरो होएगी ही नहीं। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो फोर्स जीरो कैसे होगा? फील्ड ही जीरो नहीं होगा। तो इसके लेफ्ट साइड में कहीं इधर हमारा फील्ड जीरो होगा, इसके राइट में भी फील्ड जीरो नहीं होगा। तो हम इसलिए ये ग्राफ कभी भी अब एक्स एक्सिस को कट करेगा नहीं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन इन्फिनिटी से तो आएगा आएगा, और इन्फिनिटी से आके ये वापस इन्फिनिटी को जाएगा, क्योंकि माइनस क्यू के पास आओगे तो ये भी फील्ड पॉजिटिव ही है। तो ये जो ग्राफ है, ये देखो कितना इंटरेस्टिंग ग्राफ बनता है। ये जो ऐसा ये एक मिनिमम वैल्यू लेगा और उसके बाद फिर से ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। एकदम से ये ऐसा यू नहीं बनेगा, ध्यान देना, ये एकदम से ऐसा यू नहीं बनेगा। ये ऐसा यू तब बनता जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लगभग सेम होता, इक्वल एंड अपोजिट। ये कुछ ऐसा यू बनेगा, ऐसा उधर ज्यादा खींचा हुआ रहेगा। नहीं, गलत बना रहा है, ऐसा यू बनेगा, देखो ऐसा यू बनेगा। इसकी तरफ फील्ड जल्दी जल्दी गिरेगा, उसकी तरफ फील्ड ज्यादा ऊंचा रहेगा। मतलब ये भी ग्राफ में थोड़ा चेंज कर लो। वैसे मैं इतना पिन पॉइंट करके बता रहा हूँ, इतना पिन पॉइंट सिर्फ जेई के बच्चों को जरूरत होता है। मेडिकल में तो इतना भी नहीं पूछेंगे कि ये कैसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। तो मेरा जो ग्राफ का नेचर होना चाहिए ना, वो कुछ ऐसा होना चाहिए। देखो ऐसा, ये हो गया बीच का ग्राफ। अब सबसे पहले राइट साइड में हम देख रहे हैं कि ये जो फील्ड है ये निगेटिव है, और कहीं भी ऐसा रीजन नहीं है जहां पर फील्ड जीरो हो, इसलिए ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन लेफ्ट साइड में वो फर्स्ट वाला जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, और जस्ट क्यू चार्ज के बगल में देखा जाए तो ये नेगेटिव डायरेक्शन है। मतलब यहां पर थोड़ा ग्राफ इंटरेस्टिंग बनेगा। यहां पर ये ग्राफ जो है वो ऊपर जाएगा और ये कट करके और फिर ऐसा हो जाएगा। ध्यान से देखना, ऐसा। मैं टू द स्केल नहीं बना रहा बच्चे, टू द स्केल ग्राफ कैसा होगा एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लेकिन यहां पर ये जो पॉइंट है यहां पर फील्ड जीरो होगा, और उसके बाद फील्ड एक लिमिट तक ऊपर जाएगा, फिर धीरे 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 घटता हुआ जीरो पर चला जाएगा। ये होता है ग्राफ। अब बताइए कितने बच्चों का ये ग्राफ सही हो गया? रेज योर हैंड्स। अरे राम, ऐसा मत कहो, एक भी बच्चा नहीं? वेरी सैड। कोई बात नहीं, एक बार में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, लेकिन अब मुझे लगेगा कि अगर इसके बाद अगर कोई केस दिया जाए तो तुम लोग कर पाओगे। देखो, फील्ड जीरो कहाँ होगा? अगर दोनों पॉजिटिव हो गई और दोनों निगेटिव हो गए तब तो पता है कि इन बिटवीन ही कहीं होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है तो बीच में तो जीरो होगा नहीं, लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अब जहां भी फील्ड जीरो होगा उसके पहले और उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना नेचर चेंज करता है, इसलिए ग्राफ ऊपर और नीचे दोनों होना पड़ेगा। जहां पर फील्ड जीरो था उसके इधर उधर बस। और इनफाइनाइट सेपरेशन पर, वेरी लार्ज सेपरेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो जीरो ही होएगा। चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी होएगा। ये सारी बातें अगर तुमने केयर कर ली, 5-6 पॉइंट्स जो है,
तो ग्राफ सेलेक्ट करने में तो दिक्कत नहीं होगा, ड्रॉ भी कर पाओगे। तो ये जो डिस्कशन है, ये हमारा 2 पॉइंट चार्जेस के लिए है। अगर मान लो हम मल्टीपल चार्ज, एक मिनट, ये जो क्लास है इसको और एक्सटेंड कर सकते क्या, देखता हूँ। ओके, नहीं, मैक्सिमम क्लास 2 घंटे की ही है, तो चलो कोई बात नहीं। तो एक बार में लगातार सेशन 2 घंटे हो सकते हैं, 2 घंटे से ज्यादा फिर हम लोग को नया सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी एक चीज थी जो मेरे को चेक करना था। तो मैंने स्टार्टिंग में ही, जैसे रेगुलर क्लास जब हम शेड्यूल करते हैं तो क्लास 1 घंटे की शेड्यूल होती है। मैं टाइमिंग डालता हूँ लेकिन होता है वो 1 घंटे के लिए, 1 या 1.5 घंटे के लिए, और उसको एक्सटेंड करना पड़ता है अगर मान लो हमको एक्सटेंड करना है। और मैक्सिमम 2 घंटे की क्लास इस पर हो सकती है, नहीं तो फिर से नया सेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। एनीवे, तो ये 2 चार्ज के लिए तो हमने फील्ड देख लिया, पॉइंट चार्जेस के कारण फील्ड देख लिया, और इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जैसे हमने कुलम्स लॉ के लिए बनाए थे। लेकिन अब हमारा जो एक्चुअल डिस्कशन है जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक सबके लिए सरदर्द बनता है, वो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग उस टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को शुरू होती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ बोल रहे हो? किसने हैंड रेस किया, मेरे को दिख नहीं रहा है भाई। पार्थ, हाँ बोलो पार्थ। हम्म, मेरे को, अब लोग कुछ, एक मिनट, कुछ बोल रहे हो? चैट में लिख दो ना। हाँ सर, क्वेश्चन, हाँ, Q n-4 Q के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड हो रहा? ओके, Q n-4 के लिए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे डिसाइड हो रहा है? बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड करता है। जब ये चार्ज हमने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये राइट वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। ये कोई भी चार्ज के बिल्कुल पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये बहुत पहले का डिस्कशन है, क्लास जब शुरुआत किया था तब का डिस्कशन। कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए उससे अवे की तरह बनता है, नेगेटिव चार्ज के लिए उसके पास बनता है। ये तो पहले ही हमने आपको बता दिया है। अब इसी चीज को यहाँ पर डायग्राम में ड्रॉ किया है। जब किसी चार्ज के पास आएंगे तो उसी के कारण फील्ड ओवर पावर करेगा, ये बात हमने 1000 बार बोल दी। तो उस पॉइंट के चार्ज के पास फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, ये डायग्राम से पहले दिखा दो, और राइट साइड जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड जो डायरेक्शन है उसको नेगेटिव। उसमें चार्ज की पॉजिटिव निगेटिव का रोल नहीं है। चार्ज का पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखाने के लिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल। ना कि हमारा निगेटिव चार्ज है तो उसका फील्ड निगेटिव होगा, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड पॉजिटिव होगा, ये बात नहीं है। ये अच्छा कि तुमने क्वेश्चन पूछ लिया और मैंने एक्सप्लिसिटली इस बात को बोल दिया। चार्ज का नेचर, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को, एक मिनट, कुछ और बातें हैं, तुम लोग चैट में ही पूछ लो बच्चे। अब माइक नहीं काम कर रहा है तो चैट में ही पूछ लो। और सीरियसली किसी का माइक नहीं काम कर रहा है, ये बड़ा आश्चर्य वाला बात है। देयर इज ऑप्शन फॉर चैट, यू कैन राइट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट। मैं देखता हूँ ये भी प्रॉब्लम को जल्दी रिक्टिफाई करते हैं। वैसे लास्ट क्लास में हमने सबका माइक अनम्यूट करा के सुना था, आज पता नहीं क्यों नहीं सबका माइक अनम्यूट हो रहा है, सब तो किया हुआ है। हाँ नीरल बोलो, कुछ बोल रहे हो? लिख लो अगर नहीं साउंड आ रहा है तो। मैं, हाँ, माइक अलाउ किया हूँ आपका।
अनम्यूट हो जाएगा। हाँ सर, ये कैसे डिसाइड हुआ इन सेकेंड रीजन कि कहाँ पर ग्राफ स्टीप हो रहा? अच्छा, ये वाली पॉइंट, यू वाला जो बात है वो क्यों है, कैसे हो गया? हाँ चलो ये भी समझ लो। देखो, जो चार्ज बड़ा है तो उसका जो स्ट्रेंथ है फील्ड का वो ज्यादा होगा, जो चार्ज छोटा है उसके कारण फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा। ये अलग बात है कि छोटा चार्ज के बिल्कुल पास आ गए तो फील्ड इन्फिनिटी हो गया, वो अलग बात है। लेकिन जब उसके हम दूर जाएंगे, उससे जब हम दूर जाएंगे तो उसके कारण जो फील्ड का वैल्यू होगा और जो बड़े वाले चार्ज के कारण फील्ड का वैल्यू होगा, ये दोनों में फर्क आएगा। एक ऐसा कहीं पॉइंट होगा जहां पर फील्ड मिनिमम होगा, क्योंकि हम एक चार्ज से दूर जा रहे हैं, इन्फिनिटी इनफाइनाइट फील्ड से जब जब आएंगे तो फील्ड तो कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है, कम ही हो रहा है। एक जगह ऐसा आएगा जहां पर फील्ड मिनिमम होगा। जैसे यहां पर तुम देखो, ये जो पॉइंट है ये मिनिमम वाला पॉइंट है। तो ये मिनिमम वाला पॉइंट क्यू के नजदीक होगा या -4 क्यू के नजदीक होगा, ये अपने को देखना है। तो बड़ा वाला चार्ज जो है उससे नजदीक नहीं होगा, उससे दूर होगा, क्योंकि बड़े वाले चार्ज के कारण फील्ड ज्यादा तेजी से बढ़ता है और छोटे वाले चार्ज के कारण फील्ड कम तेजी से बढ़ेगा। मतलब जितना, जैसे इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट से जब हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो फील्ड बढ़ेगा जरूर और इन्फिनिटी भी होगा जरूर, लेकिन ये एकदम से स्टीप होना चाहिए। और ये 4Q चार्ज है तो इसके कारण फील्ड बढ़ रहा है, तो बढ़ते बढ़ते ये इन्फिनिटी होगा। ये कम दूरी में इन्फिनिटी जा रहा है, ये ज्यादा दूर हो रहा है में इन्फिनिटी जाएगा, इसलिए ये ग्राफ लेफ्ट की तरफ ओरिएंटेड होगा। मैं और इसको बहुत अच्छे से वर्ड मेरे को नहीं मिल रहा, लेकिन तुम अभी इस चीज को मान लो अगर इग्नोर भी कर दो, मेरा पॉइंट क्या है कि सर ग्राफ सॉरी, ग्राफ, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि ग्राफ ऐसा नहीं होगा, ये प्रॉपर यू है, ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ऐसा। तो सर ग्राफ ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा? अगर ये बात अभी के लिए नहीं भी समझ आती है तो ये हमारा मैटर ऑफ डिस्कशन है ही नहीं। कभी भी ऐसा तुम्हारा ग्राफ आ ही नहीं सकता कि जहां पर इस चीज पर क्वेश्चन हो जाए। मैं तो तुमको बस एक बता रहा हूं कि ग्राफ सिमेट्रिक नहीं होगा उस रीजन में, इस बात को ध्यान रखना। और सिमेट्रिक नहीं होगा तो ये लेफ्ट साइड में ज्यादा ओरिएंटेड होगा, राइट साइड में कम होगा। मतलब बड़े वाले चार्ज के पास ये ग्राफ जो है वो थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है और छोटे वाले चार्ज की तरफ एकदम स्टीप हो जाता है, सीधे ऊपर चला जाता है, ऐसा होता है। तो हम देखो, इन्फिनिटी तो दोनों चार्ज के पास जाने से होगा, लेकिन जब हम बड़े वाले चार्ज के पास जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा तेजी से बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी की तरफ जाता है, और छोटे वाले चार्ज की तरफ पास जाते हैं तो वो धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। मेरे को अभी भी थोड़ा सा इस बात में डाउट है, मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मेरे को थोड़ा सा इस बात में डाउट है कि ये जो हमने बीच वाली जो ग्राफ बनाई है वो एग्जैक्टली ऐसा होना या ऐसा होना, मैं थोड़ा सा इसमें अभी बहुत अच्छे से सोच नहीं पा रहा। ये ऐसा होना या फिर ऐसा होना, ये दो तरीके में कौन सा होना ये बहुत अच्छे से भी सोच नहीं पा रहे हैं। लेकिन सिमेट्री नहीं होगी, ये ग्राफ नहीं होगा, ये तो एकदम से दिमाग में बैठा लो। मैं इस पर एक बार और अच्छे से, अभी बोलते बोलते मैं सोच भी नहीं पा रहा, मेरे को एक दो और चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इन दोनों में क्यों होगा, कैसे होगा, एक बार और तुम लोग को एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन ये प्रॉपर यू नहीं होगा, बस इतना याद रखना। अभी के लिए उतना ही बता रहे हैं, और बाकी कट कहाँ करेगा, जीरो कैसे होगा, ये सारी बातें ऑब्वियस है। ये शेप का जो बात है ना, इसके लिए एक प्रॉपर लॉजिक होता है, वो लॉजिक एकदम से दिमाग में अभी मेरे आ नहीं रहा। निगेटिव और पॉजिटिव का कुछ ऐसा देते हैं ताकि क्लियरली मेरे को समझ में आए, हम लोग को एक्सप्रेशन पर नहीं जाना पड़े। हम लोग कभी भी इस तरह के केसेस में एक्सप्रेशन नहीं बनाते, एक्सप्रेशन बहुत डिफिकल्ट दिखता है और उससे तुम डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ग्राफ कैसा होगा। तो अगर वर्स्ट के सिनेरियो क्या होगा कि हम एक्सप्रेशन लिख के और प्लॉटर पर देख लेंगे कि ये शेप कैसा होगा, उससे भी अपने को पता चल जाएगा, फिर उसके लिए जस्टिफिकेशन खोज लेंगे। मैं इसको बता दूंगा।
नाउ चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर बात करने वाले हैं वो है चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ये ये भी मेरे को पेन टैब पर बहुत अच्छा मजा नहीं आ रहा लिखने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हर चीज की एक टाइम होती है। चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एक होता है डिस्क्रीट चार्ज, और एक होता है कंटिन्यूअस चार्ज। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब जैसे अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग ने किया है लगभग सब डिस्क्रीट चार्ज है। पॉइंट चार्जेस रैंडमली प्लेस्ड हैं, जैसे ये हमारा Q1, ये हमारा Q2, ये हमारा Q3, पॉलीगन के चारों कॉर्नर, कोई भी मतलब हर कॉर्नर पे ऐसा Q4, Q5, ये हो गया रैंडम डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अलग अलग पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड है और उसके कारण कहीं पर फील्ड निकालना है, कहीं पर फोर्स निकालना है। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो कंटिन्यूअस चार्ज से ज्यादा पूछा जाता है। जैसे मान लो एक रॉड हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड, रॉड में वेराइटी है, इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट, ऐसा। एक रिंग हो गया जिस पर चार्ज है पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से। आर्क हो गया, रिंग के एक छोटे से टुकड़े को आर्क बोला जाता है। इस तरह की चीजें हो गई। स्फीयर हो गया, स्फीयर रिंग देखने में तो एक ही जैसा दिखेंगे अभी। स्फीयर हो गया, हॉलो, सॉलिड, ऐसे बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर हैं जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके साथ जब हम डील करते हैं तब हमको अलग तरीके से चीजों को देखना पड़ता है। डिस्क्रीट चार्ज में तो क्या है, एक पॉइंट चार्ज के कारण, अलग पॉइंट चार्ज के कारण, सबके कारण फील्ड निकाल दो और ऐड कर दो, वेक्टरली ऐड कर दो। लेकिन जब हम डिस्क्रीट से कंटिन्यूअस पर जाएंगे तो कंटिन्यूअस में चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। अब ऐसा नहीं होगा कि जैसे मान लो ये रॉड है, ये रॉड में तुम ये नहीं बोल सकते कि ये हमारा Q1 है, ये हमारा Q2 है, Q3 है, कहाँ तक Q1 है, कहाँ तक Q2, ये सब होने का बात नहीं है। कंटिन्यूअस में हम लोग एक एक पॉइंट को वो चार्ज कितना है ये सब नहीं बोल पाते, इसलिए इसको डील करने का तरीका ही अलग हो जाता है। और इसके लिए अपन दो तीन टर्म को डिफाइन कर लेंगे। जैसे एक होता है लैम्डा, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी ग्रेविटेशन में की थी, ग्रेविटेशन में भी तुम लोग जाके देखोगे तो ये चीजें दिख जाएंगी। वैसे ग्रेविटेशन में बहुत ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे ज्यादा है। लैम्डा, सिग्मा और रो, ये तीन टर्म्स हम लोग यूज करते हैं। इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। और रो ये होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये टर्म बहुत बार अब आने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके लिए क्या है कि ये जो तीनों टर्म है, ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं यूनिफॉर्म, एक हो सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ये अभी समझने की जरूरत है। पहले यूनिफॉर्म, क्योंकि ज्यादातर रिजल्ट हम लोग यूनिफॉर्म के लिए याद रखेंगे। जैसे मान लो
एक केस लिया हमने, एक रॉड है, इसका लेंथ है L और टोटल चार्ज इस पर दिया हुआ है Q। लेट्स अज्यूम दिस टोटल चार्ज है Q, पॉजिटिवली चार्ज है। तो इसका लैम्डा, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंपली हम लोग लिख सकते हैं Q/L। लेकिन मान लो एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर इसी रॉड पर चार्ज का है, तो फिर लैम्डा विल बी अ फंक्शन ऑफ L और X। जैसे सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन और नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा वहां पर भी यूज होता था और लैम्डा वेरिएबल भी होता था। अगर तुम लोग को क्लास 11th की चीजें याद हो तो, मैं नहीं पढ़ाया है तो मुझे याद है, मैंने सिखाया है तुम लोग को कि लैम्डा कभी कभी ax+b ऐसा भी दे देता था। मतलब वहां पर क्लास 11th की में बात करूं तो एक क्वेश्चन था तुम लोग के मॉड्यूल में भी है शायद, ax+b। अब ये वेरिएबल हो गया, x पर इसकी डिपेंडेंसी आ गई और यहाँ पर ये लैम्डा कांस्टेंट है। तो मैक्सिमम टाइम लैम्डा जो है वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म भी दिया जा सकता है। तो उसके लिए अपने को एक फंक्शन देना पड़ेगा, समथिंग लाइक दिस। उसी तरह से सिग्मा, जैसे मान लो एक डिस्क है, ये एक डिस्क है, ये डिस्क है और इस पर टोटल चार्ज है Q और रेडियस है R। लेट्स अज्यूम दिस कि इसका रेडियस है R। तो इसका सिग्मा अगर हमसे पूछा जाए सिग्मा, तो ये सिंपली लिख दोगे Q/πr²। तो नो डाउट ये हमारा जो सिग्मा हुआ ये यूनिफॉर्म हुआ, लेकिन सिग्मा का इक्वेशन, सिग्मा का एक फंक्शन भी दिया जा सकता है, लाइक सिग्मा नॉट R या सिग्मा नॉट X। अब ये वेरिएबल हो गया, फंक्शन हो गया ये, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। उसी तरह से अगर मान लो डेंसिटी की बात की जाए, मान लो एक सॉलिड स्फीयर है, ये हमारा एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, और इसमें चार्ज भरा पड़ा है पूरा। टोटल चार्ज मान लो दे दिया गया Q और तुमसे बोला गया रो निकालने के लिए, तो रो कैसे निकालोगे? टोटल चार्ज बाई वॉल्यूम कर दोगे, रो इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई 4/3 πr। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही एक रो का वैल्यू हो सकता है। रो का क्वेश्चन जब बनेगा तो रो ऐसे भी दिया जा सकता है कि रो इज इक्वल टू सम रो नॉट 1 - x/r, ऐसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है। रो इंटू आर, ऐसा भी एक्सप्रेशन होता है, या रो इंटू एक्स, रो इंटू एक्स, हमारा ऐसा वेरिएबल हो सकता है। और इस तरह के वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारा काम है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशंस डेराइव करते हैं वो रेगुलर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफाइन करते हैं। मतलब इसके बाद मैं कम से कम 8-10 इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन डेराइव करने वाला हूँ और उसके बाद तुम लोग को उसका रिजल्ट बोलूंगा याद रखने। अब मेडिकल के बच्चे हैं मैक्सिमम, तो उनको रिजल्ट डेराइव करने अगर आ गया, सारा चीज समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो जो लोग मैथ देख के परेशान है, देखिए अरे नहीं सर ये सब नहीं होता मेरे से, उनके लिए जरूरी है कि वो लोग फॉर्मूले याद रखें और उसको फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने आना चाहिए। अगर मान लो तुम लोग फॉर्मूला भी नहीं याद रख रहे, डेरिवेशन भी नहीं याद रख रहे, क्योंकि डेरिवेशन डिफिकल्ट है इसलिए फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, ये सब नॉनसेंस चलेगा नहीं। और मैं बता दे रहा हूँ बच्चे, मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ। मैं जब पेरेंट्स से आप लोग की बात करता हूँ ना, तो जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो उनका तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो लोग की मार्क्स अब तक अप टू द मतलब कॉन्फिडेंट लेवल पर नहीं आया है कि मतलब इतने से बात बन जाएगा, सही बता रहे हैं, बहुत उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो इसलिए अगर नहीं मेहनत दिखी ना तो बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत जलील करेंगे हम। 26 को अपनी पहली मीटिंग होने वाली है रेगुलर तरीके से, तो मेक श्योर कि लोग अच्छा खासा काम करके रहोगे, क्योंकि अभी हम
किन किन बच्चों की कॉपी चेक होगी ये तो हम अभी से बताएंगे नहीं। हम सारे बच्चे कॉपी लेके आएंगे 26 को, और मैं जिसकी मर्जी उसकी कॉपी चेक करूंगा। और पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है तुम लोग का टेस्ट भी हो, क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस रन कर रहा है मुझे लगता है कि ये चैप्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस लॉ, शायद ये पार्ट इंक्लूड ना हो, बाकी उसके पहले सारी चीजें कवर हो जाएंगी तब तक। इलेक्ट्रिक फील्ड, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो जितना तक हमारा कंप्लीट होगा उस पर एक टेस्ट भी रखेंगे। तो टेस्ट भी देना पड़ेगा, कॉपी भी चेक करवानी पड़ेगी। और ये ऑफलाइन सेशन 11th वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा जितना कि तुम लोग के लिए, ये तुम ही लोग के लिए किया गया है। तो इसलिए प्लीज अब काम करना शुरू कर दीजिए, एक्सक्यूजेज अब नहीं चलेंगे। जब एक बच्चा कर सकता है तो सारे बच्चे कर सकते हैं, थोड़ा कम या ज्यादा वो उसमें हम मान सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा है सर, नहीं कर रहे पा रहे हैं सर, ये सब चलेगा नहीं, ये सब एकदम एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके पेरेंट्स ने तो नहीं कहा कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तुमको इंस्टीट्यूट में, हम तुमको नहीं करा पाएंगे किसी को और एक्स्ट्रा जगह क्लास। जब वो इतना मेहनत करके समहाउ मैनेज कर ले रहे हैं तो तुमसे क्यों नहीं हो रहा है? तो इसलिए एकदम से काम करने में कोई कोताही नहीं। तो मैंने क्या बताया कि जैसे जनरली हम लोग रिजल्ट जो डिराइव करते हैं वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करते हैं। रॉड है, रिंग है, डिस्क है, आपका आर्क है, इन सब के लिए हम लोग यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से सारे क्वेश्चन आएंगे ये भी बात नहीं है। अगर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसके तो जितने एक्सप्रेशन तुम बनाओगे उतने रिजल्ट बनते चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सिग्मा को तुमने सिग्मा नॉट एक्स रख दिया तो एक अलग फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर रख दिया तो अलग फॉर्मूला बन जाएगा, सिग्मा नॉट एक्स क्यू रख दिया अलग फॉर्मूला बन। जैसे जैसे फंक्शन चेंज करेगा वैसे वैसे रिजल्ट अलग अलग आते जाएंगे। नॉन यूनिफॉर्म का तो याद करना बेवकूफी है, कितना याद करोगे, कब क्या दे दे क्या फर्क, क्या मतलब। लेकिन यूनिफॉर्म है, मैक्सिमम टाइम मेडिकल में यूनिफॉर्म पूछा जाता है, इसलिए यूनिफॉर्म के रिजल्ट्स याद हो जाने चाहिए। डेरिवेशन आता है तब भी रिजल्ट्स याद होने चाहिए। डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन से अगर तुमको आता है तो तुम जब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको कर पाओगे क्योंकि तुमको आता है करने। लेकिन अगर मान लो कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज नहीं आया और यूनिफॉर्म का ही क्वेश्चन आएगा और उसके लिए भी तुम डिराइव कर रहे हो, तब तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है। हम लोग सारे डेरिवेशन करेंगे, एक एक चीज को करेंगे, लेकिन हमको रिजल्ट्स याद होने चाहिए यूनिफॉर्म वाले के, क्योंकि फाइनली अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए अपने को रिजल्ट याद होना। और अगर नॉन यूनिफॉर्म आ जाए तब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमको डेराइव करना ही पड़ेगा। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। कभी कभार मेडिकल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंजीनियरिंग में बहुत कॉमन है, लेकिन मेडिकल में कभी कभार ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि जहां पर चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल दे दिया गया, तब हमारा काम बढ़ जाएगा। तब हमारे पास वो रिजल्ट जो हमने याद करके बैठे वो काम नहीं करेगा। तब प्रॉपर जैसे जैसे आपको सिखाया गया है कि देखो ऐसे लेना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, वो सब काम करना पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा एक्सपीरियंस है एक दो फंक्शंस ही ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे मैंने जो जो लिख दिया है ना, अगर तुमसे कभी पूछा जाएगा तो यही फंक्शंस पूछे जाएंगे। तो मान लो कोई बच्चा और स्मार्टनेस अपना दिखाता है कि अगर मान लो नॉन यूनिफॉर्म भी पूछेगा तो यही पूछने वाला है, तो इसको पहले ही होमवर्क करके और इसको अच्छे से अपन कंप्लीट कर लिए कि अगर ऐसा कुछ आया तो सीधे सीधे अपन रिजल्ट मार देंगे। जेई के बच्चों के लिए मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मेडिकल के बच्चे इतना श्योर रहें कि उनके लिए कोई नया बड़ा फंक्शन नहीं देगा। उनको भी पता है कि 1 मिनट का बच्चे के पास टाइम है, उसमें कैसे करेंगे। इसलिए अपन जो नोन फंक्शंस हैं जो ने लिखे हैं नॉन यूनिफॉर्म चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनके लिए भी एक एक दो दो क्वेश्चन करके अपने रिजल्ट्स को थोड़ा बहुत दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं रहा तो डेरिवेशन तो आना ही पड़ेगा, तभी तो होगा। अब इन सारे कंटिन्यूअस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम ये है कि इसमें हमको एलिमेंट लेना पड़ता है। क्या मतलब है, देखो जैसे मैं आपको सबसे पहले एक आर्क के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क,
आज सिर्फ एक ही डिस्कस हो पाएगा, यही डिस्कस हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे, ताकि तुम लोग कम से कम कंटिन्यूअस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन में इंटर कर जाओ। ई ड्यू टू एन आर्क। आर्क क्या होता है? आर्क को तुम चाहो तो ऐसे बना लो, आर्क को तुम चाहो तो ऐसे बना लो, कैसे भी बना सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम टाइम हमको चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा के फॉर्म में दिया जाता है, लैम्डा। लेट्स से लीनियर चार्ट डेंसिटी इज लैम्डा। और हमको कहाँ फील्ड निकालना है? तो फील्ड निकालना है अपने को, इसका जो सेंटर है, इस आर्क का जो सेंटर है, वहां यहां पर हमको फील्ड निकालना है। रेडियस कितना है? तो रेडियस दे दिया जाएगा आर, ये रेडियस है उस आर्क का। अगर इस डायग्राम में मैं बात करूं तो वो पॉइंट कहीं यहां पर होगा, यहां पर होगा। तो सबसे पहले मैं डेराइव करूं, उसके पहले तुम लोग को रिजल्ट याद करने का तरीका बताता हूं, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म में यही चीज समझ में आती है कि डेरिवेशन से पहले फॉर्मूला अगर बता दिया जाए तभी बच्चे को थोड़ा सा जान पे कम आता है, नहीं तो जान पे आता उनके। अगर ये रिंग पॉजिटिव है, आर्क सॉरी, अगर ये आर्क पॉजिटिव है तो फील्ड अवे की तरफ होगा, और अगर ये चार्ज निगेटिव है तो ये टुवर्ड्स होगा। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, ये सिंपल फंडा, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। मतलब अगर हमारा रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो जो फील्ड होगा उस पॉइंट पर, उस आर्क से अवे की तरफ होगा, और अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो उसी की तरफ होगा। और ये किसके अलोंग होता है? तो ये होता है अलोंग एंगल बाइसेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज अलोंग एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर बोलने का मतलब है कि अगर इस एंगल को मैंने थीटा ले लिया, इस एंगल को हमने थीटा ले लिया, तो इसका एंगल बाइसेक्टर जो होगा, जो भी एंगल बाइसेक्टर होगा बीचों बीच, ये होगा एंगल बाइसेक्टर। इसी लाइन के अलोंग होना है ये एंगल। तुम एंगल बाइसेक्टर समझने के लिए इसको थीटा बाई 2 कर दो, इसको भी थीटा बाई 2 कर दो, इसी के लाइन के अलोंग होना है। अब टुवर्ड्स होना है या अवे होना है, ये हमारा नेचर ऑफ चार्ज डिसाइड करेगा। तो निगेटिव रहा तो इसी के तरफ, मतलब आर के तरफ, पॉजिटिव रहा तो अवे की तरफ। होगा कितना वैल्यू? तो E इज इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये 2, एक्चुअली ये 2 आता है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई 2। अपने को ये रट्टा मार याद होना, मैंने डेरिवेशन के पहले बता दिया, तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड सब बता दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डायरेक्शन बताया, मैग्नीट्यूड नहीं बताया, मैग्नीट्यूड बताया, डायरेक्शन सब कुछ बता दिया। ई का वैल्यू क्या होगा, ई का डायरेक्शन क्या होगा, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, किधर होगा, काहे होगा। हाँ, ये वैल्यू आता कैसे है, ये जो वैल्यू हमने लिखा है ये आता कैसे है, अगर ये समझना है तो उसके लिए अपने को डेराइव करना पड़ेगा, और डेरिवेशन में ही सारा दिक्कत आता है। अब मैं एक तुमको डेराइव करके दिखाता हूं, और
तुम लोग इसको प्रैक्टिस करो ताकि नेक्स्ट क्लास में जब हम बाकी के केसेस डिराइव करें तो तुमको समझ आ जाए। यहाँ पर डायग्राम पर आओ। यहाँ पर हम लोग पहले ही एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। सिमेट्री आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही होगा, इसलिए हमने एक बाइसेक्टर का लाइन ड्रॉ कर लिया। और चूंकि ये एनुलर टाइप का स्ट्रक्चर है, इसलिए हम लोग इस सिचुएशन में एट एन एंगल अल्फा डी अल्फा एंगुलर विड्थ का, ये जो एंगल है ये बहुत छोटा है, डी अल्फा एंगुलर विड्थ का एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, ये एलिमेंट लेते हैं जिसका लेंथ आर डी अल्फा हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने अल्फा एंगल पर बाइसेक्टर से, जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर सर क्यों लिया आपने, एक रेफरेंस लाइन तो लेना पड़ेगा, और सिमेट्री कहती है कि बाइसेक्टर के अलॉन्ग ही होगा इसका फील्ड, इसलिए बाइसेक्टर लेना जरूरी है। अब हमने क्या किया, अल्फा एंगल पर डी अल्फा एंगुलर विड्थ का एक छोटा सा टुकड़ा रिंग का लिया है, और वो छोटा सा टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है। उसका लेंथ क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, ये रेडियन का कॉन्सेप्ट है, क्लास 11th में ही हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर डी थीटा डी अल्फा एंगल है, डी अल्फा इज इक्वल टू डी एल डिवाइड बाई आर। तो यहां से डी एल दैट इज द लेंथ ऑफ दैट स्मॉल एलिमेंट इज आर डी अल्फा। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी हमको पता है, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये जो लेमडा दिया हुआ है, तो लेमडा दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग लेंथ से मल्टीप्लाई करते तो चार्ज पता चल जाएगा। उस पर चार्ज कितना हुआ, छोटा सा डी क्यू दैट इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, सो लेमडा आर डी अल्फा, ये हो गया उस पर चार्ज। अब वो जो छोटा सा चार्ज है ना, वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। हमने जानबूझ के उसको थोड़ा बड़ा दिखाया है, बहुत छोटा दिखाएंगे तो समझ ही नहीं आता, जानबूझ के थोड़ा बड़ा दिखाया है। उसके कारण जो फील्ड होएगा ना, उसके कारण जो फील्ड होएगा वो कुछ ऐसा होएगा, ये अवे की तरफ, पॉजिटिव चार्ज है तो अवे की तरफ, इसको हम लोग बोल सकते हैं डी ई। और ये एंगल भी अगर तुम देखोगे तो अल्फा ही होएगा, थोड़ा सा और अच्छे से बनाना चाहिए था, तुम देख सकते हो ये ऐसा वर्टिकल अपोजिट एंगल अल्फा ही बनाना। अब डी का वैल्यू क्या होगा वो भी निकाल सकते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह जो बिहेवियर है, तो डी ई क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, सो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और डी क्यू का वैल्यू जो भी है निकाला है पुट कर दो, सो के हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, लेमडा आर डी अल्फा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब यहीं से एक आर कैंसिल आउट होगा और यहां पर बच जाएगा के लेमडा डी अल्फा डिवाइड बाई आर। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हमारा एलिमेंट, ध्यान से सुनना, अगर हमारा एलिमेंट इस साइड होता, ये इधर अगर यहां ले लेते, अगर एलिमेंट हमारा यहां हो जाता, सोचो ये ऐसे, तो इसी कारण फील्ड इस डायरेक्शन में होता है। हर पॉइंट चार्ज अगर हर छोटा छोटा एलिमेंट ऐसा लेने लगे तो सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में होगा, इसको वेक्टरली ऐड भी तो करना है। तो हम क्या करते हैं कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट बाइसेक्टर की तरफ, दैट इज डी ई कॉस अल्फा, और एक उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डी ई साइन अल्फा, इस तरह से इसको तोड़ देते हैं। और जितने भी हमारे एलिमेंट ऐसे बनेंगे, सबका जो एक कंपोनेंट होगा वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, और एक कंपोनेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर होगा। अब दोनों अलग अलग हम ऐड कर दिए तो दो हमको आसानी से उसको ऐड करने में आसानी होगी, मतलब हमको फिर वेक्टर काउंट नहीं करना पड़ेगा। जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये ब्लू वाला है, ये जो ब्लू वाला हमने यहाँ पर दिखाया है, इसका भी एक कंपोनेंट मान लो इधर बना और एक कंपोनेंट इधर बना, तो ये वाले जो सेम डायरेक्शन में ये ऐड हो रहे हैं और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हम देखेंगे कि लेफ्ट में ये जितने भी पोर्शन है
ये जो लेफ्ट में ये जो जितना भी ये पोर्शन है, इसका कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, और इस पार्ट का जितना भी फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, ये सब एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे। मतलब डी साइन अल्फा वाला टर्म सब कैंसिल आउट हो जाएगा और डी कॉस अल्फा वाला टर्म एड अप हो जाएगा। तो बाइसेक्टर वाले की तरफ जो है वो सबके ऐड होंगे, और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सब अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा सिमेट्रिक से। तुम चाहो तो इसको मैथमेटिकली प्रूव कर सकते हो, लेकिन वो हम तुम लोग को होमवर्क दे देते हैं। अभी के लिए सिर्फ हम डी कॉस अल्फा, तो डी कॉस अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो तो डी ई कॉस अल्फा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू हमने निकाला है के लैम्डा डी अल्फा बाई आर, ये हमारा डी अल्फा, ये हमारा डी है, इनटू कॉस अल्फा। तुम अगर चाहो तो डी साइन अल्फा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डी साइन अल्फा भी निकाल लो। अगर तुमको लगता है कि नहीं सर ये कैसे जीरो हो रहा है, मेरे को नहीं समझ आ रहा, तो डी साइन अल्फा निकाल लो, के लैम्डा डी अल्फा डिवाइड बाई आर इंटू साइन अल्फा। अब सबको ऐड करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ भी सबको ऐड करना है, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करेंगे, तो देखो ध्यान से, ये रेफरेंस लाइन है, मैं फिर से एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ, यहाँ बना देता हूँ। मान लो ये हमारा आर्क है और ये वो रेफरेंस लाइन है, और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल दिया गया है थीटा, और तुमने जो अल्फा लिया है वो इस डायरेक्शन में, इस सेंस में यहाँ पर लिया है, ये तुम्हारा अल्फा है, ये अल्फा और ये डी अल्फा, ये एलिमेंट तुमने लिया था। तो रेफरेंस लाइन तो हमारी ये हो गई ना, ये जो बाइसेक्टर ये रेफरेंस लाइन हो गई, तो इसके जब पीछे जाएंगे तो माइनस लेना पड़ेगा, और इसके जब पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस लेना पड़ेगा। और कितना लेना पड़ेगा, तो ये लिमिट होता है माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू, यहां भी ले लोगे माइनस थीटा बाई टू से थीटा बाई टू, ये हो जाएगा लिमिट। अब जो टर्म कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दो, जैसे के लैम्डा, लैम्डा यूनिफॉर्म था इसलिए बाहर निकलेगा, अगर यहाँ पर फंक्शन दिया गया रहता तो लैम्डा का फंक्शन डालते, लेकिन अभी इस बार के लिए लैम्डा आर सब कांस्टेंट है, सो के लैम्डा बाई आर ये सब बाहर निकल जाएंगे, और बचेगा क्या, कॉस अल्फा डी अल्फा इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई टू टू थीटा बाई टू। अब यहां पर के लैम्डा बाई आर, यहां पर हमारा आ जाएगा के लैम्डा बाई आर, और कॉस अल्फा का इंटीग्रेशन होता है सिंपली साइन अल्फा, और लिमिट पुट करोगे माइनस थीटा बाई टू टू थीटा बाई टू। तो ये चीज यहां पर के लैम्डा बाई आर, के को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर, एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे साइन थीटा बाई टू, और माइनस साइन माइनस थीटा बाई टू। अब तुमको पता है साइन माइनस थीटा साइन माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये जो माइनस है इस माइनस को नलिफाई कर देगा, मतलब प्लस कर देगा, तो कायदे से हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाई आर टू साइन थीटा बाई टू, और ये टू को तुम कैंसिल आउट कर दोगे इसके साथ, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो हमारा बनेगा लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा बाई टू, और यही फॉर्मूला हमने पहले तुमको दिया था। अगर तुमको लगता है कि सर वो जो दूसरा वाला टर्म हमने छोड़ा हुआ है इसको भी क्यों नहीं किया जा रहा है, करो इसको, क्या दिक्कत है। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी तो के लैम्डा बाई आर बाहर आ जाएगा, साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा इंटीग्रेशन होता है, और जब इसमें लिमिट पुट करोगे माइनस थीटा बाई टू टू थीटा बाई टू, तुम चाहो तो ये माइनस को बाहर निकाल दो ताकि तुम्हारा लिमिट पुट करने में कंफ्यूजन ना हो, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस माइनस थीटा बाई टू।
माइनस कॉस थीटा बाई टू, माइनस थीटा बाई टू। एक मिनट, क्लास खत्म होने वाला है, 1-2 मिनट है, जल्दी से देख लो कुछ इस तरीके से। और ये माइनस थीटा बाई टू होगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के ही बराबर होता है। ये थोड़ा सा ठीक कर लो, ये हमारा कॉस माइनस थीटा बाई टू, लेकिन कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, इसलिए माइनस के लैम्डा बाई आर ये एज इट इज रहेगा। और ये कॉस थीटा बाई टू माइनस कॉस थीटा बाई टू, और ये टर्म हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा जीरो। तो जैसे तुमको सिमेट्री से फिजिक्स में पहले आंसर जीरो आ रहा था, वैसे मैथमेटिकली भी आएगा, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये चीज हमको प्रॉपर सॉल्व करने से ही समझ आएगी। तो हमारा एक आर के कारण फील्ड का वैल्यू कितना होता है, कैसा होता है, ये कैसे होता है, ये सब कुछ हमने आज तुम लोग को बता दिया। अब इस पर काम करने की जरूरत है। अभी हम लोग का आधे घंटे का ब्रेक है, उसके बाद जो डाउट्स है वो डिस्कस होंगे, जूम पर होंगे। डाउट डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे, तुम लोग का माइक नहीं चल रहा तो यहाँ पर दिक्कत होगा। तो डाउट डिस्कशन अपना जूम पर ही रहेगा। सो नेक्स्ट टाइम पर जब लोग, अब क्लासेस इसी पर होंगी बच्चे, इसमें अब बार बार जूम पर और मीटिंग लॉग आउट करना ये सब सही नहीं है। तो आप लोग क्या करना है, ज्वाइन करते समय ही थोड़ा सा टाइम लेके कॉन्फ़िगर कर लेना है। एक बार कर लोगे और जब भी ज्वाइन करोगे तो कॉन्फ़िगर होगा, और फिर अपना काम आसानी से हो जाएगा, वो टू वे कम्युनिकेशन भी शुरू हो जाएगा। अगर नहीं, और रिकॉर्डिंग भी हमने डाली हुई है इसलिए, तो हम लोग अब इसको कंप्लीट करते हैं। मैं खुद से ही मीटिंग खत्म करूंगा, मैं नहीं चाहता कि ये खुद से ऑफ हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।